हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल नेपाल की डेमोक्रेसी को हमने देखा। आज हम बोलीविया की डेमोक्रेसी को समझेंगे। नेपाल में ऐसा स्ट्रगल हुआ है कि उसमें डेमोक्रेसी बनाने के लिए स्ट्रगल हुआ। फिर से लास्ट वाले वीडियो में देख लीजिए। अब की बार बात आ गई कि बोलीविया में एक संस्थान है, जैसे जो पानी की सप्लाई करती है। नगर निगम पानी की सप्लाई करती थी और नगर निगम वालों ने पानी की सप्लाई को किसी दूसरी कंपनी को दे दिया, प्राइवेट कंपनी को। अब प्राइवेट कंपनी वाले ने नगर निगम के जो पानी की सप्लाई करती थी, वो प्राइवेट कंपनी वाले ने उस पानी के दाम को 4 गुना बढ़ा दिया। समझिए 1,000 रुपये, अच्छा वहाँ की करेंसी के हिसाब से करेंगे हम, डॉलर, तो $1,000 लगभग महीने का बिल आने लगा। और जहाँ पर $6,000 के आसपास उनकी पर कैपिटा इनकम थी। पर कैपिटा का इनकम का मतलब होता है कि एक पर्सन कितना कमा लेता है, तो उनके मंथ की 6,000 की इनकम थी। अब 1,000 रुपये उनको पानी का बिल ही देना पड़ता था, तो उनको पानी की ये बड़ी प्रॉब्लम हुई। वहाँ पर ऐसा नहीं था कि राजा का राज था, वहाँ थी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होने के बाद भी राजा का राज नहीं था, फिर भी अपनी मनमानी लोग कर रहे थे। अब उस डेमोक्रेसी में उन्होंने किस प्रकार बदलाव करने की कोशिश की, तो ठीक है, स्ट्रगल शुरू हुआ। इस स्ट्रगल में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, प्रोटेस्ट चला और सरकार ने बात मान भी लिया। सरकार ने कहा कि ठीक है, हम कुछ उपाय करते हैं। जनवरी में ये प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ। फरवरी में प्रोटेस्ट करने वाले फिर से आ गए। फरवरी में जब ये प्रोटेस्ट होता है तो क्या होता है कि इस बार पुलिस ने एकदम बहुत बेदर्दी से उन लोग को मार के भगा दिया। प्रोटेस्ट टल गया। अप्रैल में फिर से प्रोटेस्ट शुरू होता है। तो इस बार क्या होता है कि अप्रैल के जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि मार्शल लॉ लगा दिया गया, सेना का नियम धारा 144 जो यहाँ पर हमारी लगती है, जो काफ़ी दिनों तक लगी हुई थी जम्मू और कश्मीर में। जब कहीं दंगे होते हैं तो वहाँ भी लगते हैं, तो वैसा ही मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब मार्शल लॉ लगाने की वजह से अब क्या डेमोक्रेसी। अब देखो, बात है कि प्रोटेस्ट उसके बाद फिर से चालू हुआ। प्रोटेस्ट होने के बाद एक समय ऐसा आया जब प्रोटेस्ट करने वालों ने प्रेशर बना ही दिया गवर्नमेंट पे कि वो किसी तरह से उस कंपनी से, पानी का जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया और फिर से पानी को सेम रेट में स्टार्ट कर दिया। इसकी कहानी हम लोग आज पढ़ते हैं और थोड़ा सा डेमोक्रेसी के बारे में समझने की आज कोशिश करेंगे। थोड़ा डीप जाएंगे हम लोग की, वैसे हमारी तो आदत ही है, थोड़ा सा डीप जाते ही हैं हम लोग। देखो, बोलीविया में पेज नंबर है 60, पेज नंबर 60 है एनसीईआरटी की बुक में। The story of Poland and that of Nepal apply to the struggle for stabilizing or restoring democracy, but the role of popular struggle does not come to an end with the establishment of democracy. पोलैंड में जो हुआ, नेपाल में वो जो हुआ, वो डेमोक्रेसी बनाने के लिए था, लेकिन सारे स्ट्रगल्स डेमोक्रेसी बनाने के लिए नहीं होते। People's successful struggle against privatization of water in Bolivia reminds us that popular struggles are integral to the working of democracy. डेमोक्रेसी में कभी कभी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ घाटे भी हैं। प्राइवेटाइजेशन का एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे कोई कंपनी सरकार का है, वो घाटे में चल रही है। अब घाटे में चल रही है और उसको बेच दिया जाए,
जैसे मान लो उससे इनकम हो रहा है 100 रुपए और उस पर खर्च लग रहा है 120 रुपए, तो 20 रुपए का घाटा। तो सरकार बार बार घाटा क्यों सहे, तो उस कंपनी को वो प्राइवेट कर देती है। उसका मतलब शेयर उसके ज़्यादा बेच देती है ताकि वो प्राइवेट कंपनियों को चला जाता है, जो कंपनी उसको खरीदना चाहे खरीद ले। और उसके शेयर कम हो जाते हैं या कभी कभी एकदम पूरी तरह से विड्रॉल कर लेती है, शेयर को ख़त्म कर देती है, अपना हिस्सा पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। तो प्राइवेटाइजेशन उसको कह सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन आप लोग इसको करंट न्यूज़ में रिलेट कर पा रहे होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कंपनी फ़ायदे में है फिर भी प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो ये कुछ सहने योग्य बात तो नहीं है। लेकिन देखो क्या हुआ बोलीविया में। बोलीविया इज़ अ पुअर कंट्री इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका आपने देखा होगा ऊपर साइड, जैसे यहाँ पे भी है, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, और बीच का जो पार्ट है वो लैटिन अमेरिका का पार्ट है। इसमें भी बना हुआ है, हम लोग फिर कभी मैप वाले चैप्टर में देखेंगे कहाँ से कहाँ तक लैटिन अमेरिका है, कौन कौन से उसमें देश आते हैं, वो सब देखेंगे। तो लैटिन अमेरिका का जो पार्ट है वो उसमें से एक जो कंट्री है बोलीविया, वो थोड़ी गरीब कंट्री थी। वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर किया और गवर्नमेंट ने जो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई जो आता था, अब उसने वाटर सप्लाई को जो उसके कंट्रोल में था म्युनिसिपल ने छोड़ दिया। द गवर्नमेंट सोल्ड दीज राइट ऑफ द सिटी ऑफ कोशाम्बा टू अ मल्टीनेशनल कंपनी। कोशाम्बा के मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम है MNC मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको उन्होंने बेच दिया। द कंपनी इमीडिएटली इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ राइस ऑफ 4 टाइम। 4 गुना उसने दाम बढ़ा दिए, और जो 1000 के मिलते थे वो कुछ 5000 के हो गए। सॉरी, जो मतलब 250 रुपए के मिलते थे वो 1000 के हो गए। अब 5000 वहाँ का पर कैपिटा इनकम, 1000 रुपये उनको देना ही पड़ रहा था, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात थी। इन जनवरी 2000 अ न्यू अलायंस ऑफ लेबर, ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स ऑर्गेनाइज्ड अ सक्सेसफुल 4-day जनरल स्ट्राइक इन द सिटी। स्ट्राइक कर दिया, जिस प्रकार से स्ट्राइक हमने देखा था नेपाल में, वैसा ही एक स्ट्राइक हो गया। किसने किया? लेबर पार्टी ने किया, ह्यूमन राइट्स वालों ने किया, और कम्युनिटी कुछ लीडर्स भी थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। अब पहली बात कि क्या हमारे यहाँ स्ट्राइक किया जा सकता है? इंडिया में स्ट्राइक होता है? तो स्ट्राइक की शक्ति इंडिया में दी नहीं गई है। हाँ, स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक की शक्ति, पावर नहीं मिली है। हाँ, किसी चीज़ का विरोध करने का, किसी चीज़ का अगेंस्ट खड़े होने का, उसको गलत है तो गलत साबित करने के लिए शांतिपूर्ण सम्मेलन, कहीं पर जाके कोई सभा कर लिया, कॉन्फ्रेंस कर लिया, उसका हमें अधिकार है, लेकिन स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। वहाँ पे उन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया। 4 दिन का स्ट्राइक था। 4 दिन के स्ट्राइक में गवर्नमेंट झुक गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम नेगोशिएट करेंगे आपसे, और क्या करते हैं कि कुछ उपाय निकालते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। येट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। द पुलिस रिसोर्टेड द ब्रूटल रिप्रेशन व्हेन द एजिटेशन वाज स्टार्टेड अगेंस्ट इन फरवरी। फिर से फरवरी में जो शुरू किया गया था उसको फिर से दबा दिया गया पुलिस के द्वारा। ये कब हो रहा है? सन 2000 में। जनवरी में हुआ 4 दिन का स्ट्राइक, फिर फरवरी में उसको दबा दिया गया। उसके बाद फिर से ये स्ट्राइक शुरू होता है। अब इस बार अप्रैल में होता है तो मार्शल लॉ लगा दिया गया। बट द पावर ऑफ पीपल फोर्स द ऑफिशियल ऑफ द, लेकिन किसी प्रकार से MNC के जो ऑफिशियल्स थे उन पर फोर्स लगा करके और ये किया गया कि कंट्रोल उनकी छुड़ा दी गई और वापस से ये स्थापित हो गया जो भी पुराना रेट था वो। ये डेमोक्रेसी है वहाँ पे,
डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है हिंदी में गणतंत्र। गणतंत्र जैसे राजतंत्र, कौन राज कर रहा है? राजा। गणतंत्र मतलब लोग। हमारे यहाँ भी लोग राज करते हैं, लेकिन क्या डायरेक्टली राज करते हैं क्या? हमने देखा कि क्या ऐसा होता है कि कोई बात पूछी जाती है, कोई कानून बन रहा है तो आपसे हमसे आकर पूछा जाता है कि क्या हम कानून बनाएं? ऐसा तो नहीं होता है। तो लोग नहीं राज कर रहे हैं, लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ राज कर रहे हैं, जो हमने चुना है, हमारे लिए वो बोलेंगे ऐसा। और हम मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं, तो जैसे मेजॉरिटी होती है कि 100 लोगों के बीच में कोई इलेक्शन करवाया गया, 100 लोगों में 60% वोट किसी को 60 वोट मान लो मिल गए और 40 वोट किसी और को मिल गए, तो 60 और 40 का एक रेशियो बन गया। 60 वाले जिनको मिले थे वो वहाँ के चुने जाएंगे और 40 वाले जो जिनको मिला था वो चुना नहीं जाएगा। तो हमारे यहाँ एक कमज़ोर कड़ी कह सकते हो कि जो वो माइनॉरिटी, वो लोग जो माइनॉरिटी वाले हैं, जो 40 लोगों ने किसी और को चुना था, वो चुन के वापस नहीं आया। स्विट्ज़रलैंड के डेमोक्रेसी में थोड़ा सा अंतर है, वहाँ माइनॉरिटी के लिए भी चुनने के तरीके को बताया गया है। इंडिया में इस प्रकार की सुविधा नहीं है। जब हम किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं तो उसके अच्छे बुरे सारे पॉइंट्स को देखना जरूरी होता है। अगर हम ना देखें तो ये पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इस पर भी एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि राइट द डिफरेंस ऑफ डेमोक्रेसी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड। अब उसको या फिर उसके आगे एक और वर्ड दे दिया गया कि हम इसको किसी प्रकार से दोनों पक्षों को देखें। तो हम दोनों पक्षों को देखते हुए अपने थिंकिंग को बता सकते हैं। सेकेंड थिंग है कि ये डेमोक्रेसी वाली बात सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई? तो कल जैसे बताया गया था, अमेरिका में सबसे पहली डेमोक्रेसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी आप पूछें। जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं वो किसी न किसी बड़े कार्य को करने के लिए होते हैं। अगर कभी बड़ा कार्य हो रहा है और सोसाइटी के बीच में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, तो पक्का है कि वहाँ पर कुछ न कुछ विरोध और कुछ लोग उसके साथ खड़े होंगे। सोसाइटी के साथ बहुत सारे बदलाव को हम पेपर में, न्यूज़पेपर्स में देखते रहते हैं। न्यूज़पेपर में आप उन चीज़ों को अलग कीजिए जिसमें देखिए कि किस प्रकार से कोई बड़ी बात निकल के आ रही है। जैसे कि अभी राम मंदिर का मुद्दा हुआ, अब उसमें जितने भी हिंदू समाज थे, हाँ ऑब्वियस सी बात है वो खुश हुए, लेकिन मुस्लिम समाज में उन्होंने स्टेटस में जैसे लगाया कि ब्लैक डे, कुछ लोगों ने इसमें भी सपोर्ट किया और हिंदू समाज में भी कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की। तो इन सब में एक ना एक बात निकल के आती है कि जैसे जैसे कोई बड़ी बात सोसाइटी में, कोई सिविल चेंज होता है, तो उस चेंजमेंट में बड़ा स्ट्रगल देखने को मिलता है। इसीलिए डेमोक्रेसी एक प्रकार से सिविल चेंज ही कहा जाएगा, क्योंकि लोगों के जीने का अलग ही बदलाव देखने को हमको मिलता है। राजा के राज में कोई कानून जैसे है वो फोर्सफुली लगाया जाता है, पर डेमोक्रेसी में पूरे लोगों के हिसाब से उनके बातों को समझते हुए, जैसे इस बार कोई मुद्दा उठा और उस मुद्दे को समाप्त करके दूसरा मुद्दा अगले साल उठेगा। इस मुद्दे पर कोई इस साल जीता है, अगले 5 साल बाद या 2 साल बाद जब भी चुनाव हो रहे हैं तब दूसरे मुद्दे पर कोई जीत सकता है। तो इस प्रकार की बातें बार बार डेमोक्रेसी में निकल के आती हैं। डेमोक्रेसी का भाव एक ही है कि लोगों द्वारा लोगों पे राज, ऐसा हम कह सकते हैं। और अगर इसके बाद की जो हम लोग चैप्टर, जो टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल्स को और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।